नमस्कार साथियों, स्पेशल फॉर पटवार यानी कि पटवार में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो साइंस के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज सुबह एक टॉपिक करवा दिया है ब्लड ग्रुप, उसमें से मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना चाहिए और अच्छे तरीके से अगर अपना तैयार है तो हमारा वो क्वेश्चन सही भी होगा। अगला जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो भी ऐसा ही ले रहा हूँ जो अपने पटवारी के प्री 2015-16 में क्वेश्चन जहाँ से आ चुका है, यानी कि एक क्वेश्चन आता है हार्मोन से संबंधित। तो हार्मोन वाला टॉपिक जो है वहाँ से पिछले पटवार के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था और मैं उसी प्रकार का वहीं से कंटेंट बनाकर आप लोगों को हार्मोन वाला टॉपिक करवा रहा हूँ। बड़ी बड़ी मुख्य बातें जहाँ से कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो पूरा देखें, अपने साथियों में शेयर करें, पटवार के विद्यार्थियों तक अपना वीडियो पहुँचना चाहिए और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर पूरा एनालिसिस जो है वो अपने को करना है। ठीक, चलिए पहले तो अपने को ये याद रखना है कि जो पटवार के 2015-16 में जो क्वेश्चन आया था वो आया क्या था, है ना। सबसे पहले तो वो बात देखिए, ऐसे प्रश्न था कि निम्नलिखित में से हार्मोन से संबंधित है, हार्मोन से संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन जो है वो मैं आपको बना के बता देता हूँ कि जो उसके ऑप्शन थे वो किस प्रकार के थे। जैसे एक ऑप्शन मान लीजिए था हाइपोथैलेमस, है ना, एक ऑप्शन आपके पास था हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने ऑप्शन दे दिया लिवर, ठीक है। इसी प्रकार से जो है मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक और, जिसमें अपने एग्जांपल पढ़ सकते हैं, जैसे लार ग्रंथियाँ मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा मतलब भाग है या ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध जो है वो हार्मोन से है, ठीक है ना, हार्मोन से संबंधित बताओ। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा, हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन हाइपोथैलेमस जिसका आंसर है, ये इस प्रकार क्वेश्चन जो है पटवार के 2015-16 में पूछा गया था। तो मैं इन्हीं जगहों से प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि अगर आप ग्रंथियाँ पढ़ते हैं, है ना, तो उनको किस तरीके से अपने बड़ा बड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन था तो मैं उसी तरीके से बेसिक ही बता रहा हूँ आप लोगों को अकॉर्डिंग टू जनरल अवेयरनेस, है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा ज़्यादा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। हाइपोथैलेमस से किसका एक भाग है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है ना। और लीवर जो है यह सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर, यकृत या जिगर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यह क्वेश्चन रीट L1 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। ब्रूनर्स ग्रंथियां जो ग्रंथियां होती है वो हमारे आंत में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां होती हैं। तो अगर कोई पूछे ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ हैं तो हम क्या बताएंगे, ब्रूनर्स ग्रंथियां आंत में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां हुआ करती हैं। अच्छा, लार ग्रंथियां जो होती हैं इनसे क्या निकलता है, लार रस। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार रस। और लार रस में जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। लार रस में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। और टाइलिन को आजकल हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा एमाइलेज। टाइलिन का जो नया नाम है नामकरण के रूल के अकॉर्डिंग वो कौन सा है, अल्फा एमाइलेज। ये क्वेश्चन भी रीट जो है L1 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, एकदम बेसिक होते हैं, कहीं से भी उठाकर जो है बेसिकली आपसे पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन पटवार के एग्जाम का था, है ना, ये वाला रीट में आया था, ये भी रीट में आ चुका है। तो थोड़ा याद ये रखना है कि ग्रंथियों से संबंधित जो है वो पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा बड़ा फैक्ट जो है अपने को इसमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि जो ग्रंथियाँ हैं मैं उनके बारे में हल्का सा जो है आप लोगों से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो पूरा चैप्टर जो है बेसिक अवेयरनेस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना ताकि अपने को पूरा चैप्टर अच्छा खासा समझ में आ जाए कि अपने उसको कवर कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, एक चार्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स, कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखेंगे साथियों, ग्रंथियाँ जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनको अपने बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ पढ़ा तो आपने होगा ही, है ना, टॉपिक्स को। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक जो है वही बता रहा हूँ,
100% जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपने पास आ जाएगा बहिस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है ना। और नंबर 3 पे अपने पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं ये होती हैं नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस, नलिका विहीन, और इनका जो स्त्राव होता है वो सीधा ब्लड में छोड़ दिया जाता है क्योंकि किसी प्रकार की कोई नलिका है ही नहीं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं ये साथियों होती हैं नलिका युक्त यानी कि डक्टेड ग्रंथि होती हैं, और इनसे जो स्त्राव निकलता है वो जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक उसको, उस स्त्राव को, उस सेक्रेशन को भेजने के लिए कौन होता है, नलिकाएँ पाई जाती हैं। यानी कि जो मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ये नलिका विहीन भी हैं और नलिका युक्त भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रित ग्रंथियों में दोनों प्रकार के गुण एक साथ देखे जाते हैं, नलिका विहीन भी और नलिका युक्त भी। नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं साथियों हार्मोन। अब ये बड़ी बात याद रखना कि नलिका विहीन ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन, और नलिका युक्त ग्रंथियां जो होती हैं इनसे क्या निकलता है, तो हमें याद रखना है कि इनसे निकलने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है, एंजाइम होता है। और मिश्रित ग्रंथि जो होती हैं इनसे क्या निकलता है, अब आप ये खुद देख लीजिए, नलिका विहीन से तो क्या निकलेगा, हार्मोन, और नलिका युक्त जो है उनसे क्या निकलेगा, एंजाइम, ठीक है ना। तो ये बात जो है आप लोगों को अच्छे तरह से पता होनी चाहिए कि नलिका विहीन से हार्मोन और नलिका युक्त से एंजाइम यानी मिश्रित ग्रंथि से क्या निकलेगा, दोनों निकलेगा, हार्मोन भी और एंजाइम भी, ठीक है ना। अब हार्मोन जिन ग्रंथियों से निकलते हैं उनमें एक सिंपल बात मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन। कई बार बेसिक पर्सन पूछ लेता है पहला हार्मोन बताओ, तो पहला हार्मोन है सिक्रेटिन। और वही बात यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि पहला एंजाइम जो खोजा गया था वो कौन सा था, तो पहला एंजाइम जो खोजा गया था वो था जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम का जो संबंध है वो किससे है, शराब उत्पादन से। किससे बोलो, शराब उत्पादन से है। और जाइमेज एंजाइम किस में पाया जाता है, तो यीस्ट या खमीर में ये एंजाइम पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यीस्ट या खमीर में। और यीस्ट या खमीर क्या होता है, एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक होता है। और साथियों ये क्वेश्चन भी रीट 2021 ने पूछा था, है ना। और क्या प्रश्न था कि यीस्ट या खमीर क्या है, तो यीस्ट या खमीर एक कोशिकीय कवक होता है। ये क्वेश्चन भी रीट 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। पहला खोजा गया एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम का काम क्या है, शराब बनाना यानी कि अल्कोहल का निर्माण कर देना। और पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सिक्रेटिन बताएंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है, नलिका विहीन। तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं कौन कौन सी, तो मैं उनके आप लोगों को जो बेसिकली एग्जाम्पल जो ज़्यादा फेमस हैं मैं उन्हीं एग्जाम्पल की आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा ढंग से आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। अब ये आप एक नंबर पे बात याद रखना, सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। यह हमारा अग्र मस्तिष्क होता है साथियों। कौन सा मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क। यानी कि हाइपोथैलेमस कौन सा मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क। और इसका संबंध जो किससे, हार्मोन से। और मैंने आपको अच्छे तरह से बताया था कि यह पिछले पटवार के पेपर में आ चुका है, यानी कि पटवार प्री 2015-16 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इसको अपने बोलते हैं सुपर मास्टर। देखो इसको अपने क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर कहते हैं, ठीक है। और इसको अपने क्या कह सकते हैं, तो एक तो सुपर मास्टर याद रखना, और एक इसके साथ इसको अपने कहते हैं प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक। प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक, तो आप बताएंगे प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक किसको कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक कहा जाता है। प्रधान ग्रंथि होती है पीयूष, और उसका भी नियंत्रक कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो इसलिए इसे सुपर मास्टर, प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक, ठीक है ना। तो ये हाइपोथैलेमस के बारे में मेन बात है। इससे 10 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जिनको न्यूरो हार्मोन कहते हैं, और वो अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। इनके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या जो है वो अपने यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक जो इसकी अवधारणा है बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अपने पास ग्रंथि आती है कौन सी, पीयूष, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको अपने बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं भाई, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ साथ इसका एक नाम और है, हम इसे कह सकते हैं हाइपोफाइसिस ग्रंथि। इसे अपने कह सकते हैं हाइपोफाइसिस ग्रंथि, ठीक है ना। बाकी मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। हाइपोफाइसिस ग्रंथि, कुछ इसके उपनाम भी हैं। इसके उपनाम जो होते हैं वो हैं जैसे मास्टर ग्रंथि, है ना, जैसे मास्टर ग्रंथि, जैसे प्रधान ग्रंथि, जैसे ऑर्केस्ट्रा का लीडर। अब ये याद रखना कि अगर कोई पूछ ले ऑर्केस्ट्रा का लीडर किसे कहते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा का लीडर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा का लीडर कहा जाता है, ठीक है ना।
और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, प्रधान ग्रंथि कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा का लीडर भी अपने इसको कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि की आकृति जो होती है वो किसके समान होती है, मटर के दाने के समान, और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो याद रखना, सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो ग्रंथि जो है वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ तक याद रखनी है। अब पीयूष ग्रंथि से संबंधित मैं आपको कुछ दो या तीन प्रमुख हार्मोन बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऑक्सीटोसिन। अब याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसका संबंध जो है वो है प्रसव पीड़ा से, इसका संबंध है वो प्रसव पीड़ा से, इसका संबंध है दुग्ध स्त्राव से। तो दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। प्रसव पीड़ा करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को ही हम क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे इसे कहते हैं पिटोसिन। और पशुओं के अंदर दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करने हेतु किस हार्मोन का इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक मैं साथी और बता रहा हूँ आपको, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो क्या काम करता है, तो यूरिन से जल अवशोषण करता है। तो यूरिन अर्थात मूत्र से जल अवशोषण करने वाला हार्मोन कौन सा है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है। इस हार्मोन को ADH कहते हैं, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और साथियों ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2021 के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है, ठीक है ना। वैसोप्रेसिन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से याद रखेंगे कि वैसोप्रेसिन से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। एक साथियों याद रखना, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, इस हार्मोन का संबंध जो है वो है शारीरिक वृद्धि से। तो शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन है, GH हार्मोन है ना। और एक याद रखना, आपको मैं बता रहा हूँ, मेलेनिन जो है उसका संबंध जो होता है वो त्वचा के रंग से होता है। तो त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला पिगमेंट है वो कौन सा है, मेलेनिन पिगमेंट है। इंपॉर्टेंट डाल दो साथियों, ये भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न जो है उसके अकॉर्डिंग इसको अपने पढ़ना है। नंबर 3, अब याद रखना, नंबर 3 पे जो ग्रंथि है उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। नंबर 3 पे जो ग्रंथि है उसको अपने बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि नंबर 3 पे अपने पढ़ा करते हैं, जिसकी आकृति कोमा के समान है। जिसकी आकृति किसके समान है, कोमा के समान है। इसे अपने बोलते हैं लैंगिक जैविक घड़ी। आप बस उपनाम याद कर लो और कुछ याद मत करो बोली, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा तो अपने को करना नहीं है, बेसिक याद रखना है। तो लैंगिक जैविक घड़ी किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं। और तीसरी आंख जो है वो भी किस ग्रंथि को कहते हैं अपने, तो पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है साथियों। तो याद रखना कि तीसरी आंख किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे पीनियल ग्रंथि को। लैंगिक जैविक घड़ी किसको कहते हैं, पीनियल को। कोमा के समान कौन है, पीनियल। मटर के समान कौन है, पीयूष। सुपर मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। मास्टर कौन है, पीयूष। ऑर्केस्ट्रा का लीडर भी कौन है, पीयूष। प्रधान भी कौन है, पीयूष। त्वचा का रंग कौन देता है, मेलेनिन। शारीरिक वृद्धि कौन करता है, GH। यूरिन से जल का पुनः अवशोषण कौन करता है, वैसोप्रेसिन। और प्रसव पीड़ा और दूध स्त्राव वाला काम किसका है, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। इनकी भी विस्तृत व्याख्या जो है अपने नहीं कर रहे हैं, अपने वो देख रहे हैं कि अगर एग्जाम में बाई चांस कोई सीधा क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपने कवर किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको 3 ग्रंथियां जो है उनके बारे में बेसिकली आपको बता दिया। अगर देखिए ये तो है फास्ट कोर्स, है ना, कि जिसके माध्यम से अपने बड़ी बड़ी बात थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा सा अपना जो है फ्लो बन जाए इसके अंदर क्रैश सिस्टम के अकॉर्डिंग, वरना अकेली एक ग्रंथि को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता है। अब गले के अंदर नंबर 3 पे जो ग्रंथि आती है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। तो याद यहाँ पर ये रखना है कि थायराइड ग्रंथि को अपने बोलते हैं अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अपने बोलते हैं अवटु ग्रंथि। और ये ग्रंथि कहाँ है, गले में होती है। गले में श्वास नाल के दोनों तरफ ये ग्रंथि होती है और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब याद रखना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये बात आपने याद रखनी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है ना। और इसकी आकृति H के समान है या इसकी आकृति किसके समान होती है, तितली के समान होती है। और यहाँ से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है जी, थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखना साथियों, क्या नाम होता है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन में क्या पाया जाता है, आयोडीन। और इससे संबंधित जो एक रोग है उस रोग का नाम मैं बता देता हूँ, वो है गोइटर रोग। कौन सा रोग है, गोइटर रोग, या जिसको अपने बोलते हैं घेंगा, या जिसको अपने बोलते हैं गलगंड। तो अगर कोई पूछ ले कि घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग में मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है,
तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि थायराइड या आउटू ग्रंथि जो है वह घेंगा रोग के अंदर प्रभावित प्रमुख ग्रंथि के अकॉर्डिंग मानी जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं एक ग्रंथि आपको और बता रहा हूँ जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। तो याद रखना साथियों, पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड की दोनों लोब के ऊपर ही है और इसकी आकृति जो है वो मटर के 4 दानों के समान है, मटर के 4 दानों के समान। तो कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड ग्रंथि। और पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन जो है वो किसको बैलेंस करता है? तो आप याद रखेंगे कैल्शियम को। तो कैल्शियम का नियमन करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? पैराथार्मोन। किस ग्रंथि से निकलता है? पैराथायराइड। किसके समान आकृति है? मटर के 4 दानों के समान। अंग्रेजी का H अक्षर और तितली के समान कौन है? थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन है? थायराइड। गले में कौन सी है? थायराइड और पैराथायराइड दोनों हैं। हाँ, पैराथायराइड ग्रंथि का एक नाम और है, जैसे थायराइड को अपने आउटू कहते हैं तो पैराथायराइड को अपने क्या कहेंगे? परावटू ग्रंथि भी अपने इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 लाइनें अपने को और मैनेज कर लेनी है साथियों। और इसके बाद में देखिए मैं एक आपको ग्रंथि और बता रहा हूँ जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। अच्छा याद रखना, नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय के पास होती है। तो हृदय के पास कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि। आकृति किसके समान है? धागे के समान। हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? याद रखो, थाइमोसिन हार्मोन। तो ये बात याद रखनी है कि थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलेगा? थाइमोसिन से, थाइमस ग्रंथि से। और थाइमोसिन हार्मोन का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना, यानी कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। और थाइमस ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो बुढ़ापा होने के साथ साथ क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त होने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? थाइमस ग्रंथि करती है। और ये वाला क्वेश्चन 2018 के हमारे 2nd ग्रेड के साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 10वीं क्लास का मात्र क्वेश्चन है ना। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना साथियों। और इसके बाद में जिस ग्रंथि का हम नाम लिया करते हैं वो है अपने पास कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अपने बोलते हैं अधिवृक ग्रंथि। और जो अधिवृक ग्रंथि होती है, इस अधिवृक ग्रंथि की आकृति जो होती है वो होती है टोपी के समान। और कहाँ पाई जाती है? तो आप याद रखना, वृक या किडनी के ऊपर पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथि हुआ करती है, ठीक है ना। और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको अपने बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन के बहुत सारे नाम हैं। इसे करो या मरो हार्मोन कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन अपने कह सकते हैं। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन जो है वो किस हार्मोन को कहते हैं? तो आप याद रखेंगे वो हार्मोन जो होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, है ना। और फियर एंड फाइट हार्मोन के नाम से भी इसको अपने जानते हैं। एड्रेनल ग्रंथि वो ग्रंथि है जिसे 3F और 4S ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो 3F 4S ग्रंथि या 4S 3F ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं अपने? तो याद रखना ये नाम किसके लिए लिया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि के लिए यूज में आने वाला नाम है। संकटकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। और ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ग्रंथियां हैं वो अब अपने पास आ जाती है जनन ग्रंथियां। और जनन ग्रंथियां जो है वो आप लोगों को सबको पता ही होगा, 2 हैं। नर में अलग है, मादा में अलग है। नर में है वृषण और मादा में जो ग्रंथि होती है उसका नाम क्या होता है? अंडाशय होता है। वृषण को अपने कहते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या हार्मोन होगा? टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम क्या होता है? उत्तेजना उत्पन्न करना, है ना। तो उत्तेजना उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस अर्थात वृषण से निकलता है, जिसको अपने नर हार्मोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन को ही हम क्या कहते हैं? तो याद रखना इसको अपने बोलते हैं एंड्रोजन। और ये बॉडी से बाहर होते हैं, वृषण कोष में रहते हैं वगैरह वगैरह, तापमान के कंट्रोल के लिए, है ना, बॉडी से बाहर रहते हैं क्योंकि इनके शुक्राणु बनाने के लिए तापमान की कम आवश्यकता होती है और बॉडी का अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी से बाहर लटके रहते हैं, है ना। तो कोई मतलब ज़्यादा मतलब है नहीं इतना, है ना। तो जो सुनने वाली बात है उसको सुनने का ही अपने को काम करना है। एक जोड़ी होती है, सबको पता है। अंडा से भी एक जोड़ी है, ये भी सबको पता है। ये अपने को सबको पता है कि क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। और ये भी अपने को कन्फर्म है कि ये क्या बनाते हैं भाई? अंडाणु बनाते हैं, है ना। कोई समस्या वाली बात नहीं है। इनसे हार्मोन निकलता है, एक तो एस्ट्रोजन, एक इनसे निकलता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। और एक इनसे निकलता है रिलैक्सिन।
तो रिलैक्सिन हार्मोन तो तब काम करता है जब प्रसव की बात है, डिलीवरी की बात है, गर्भाशय के द्वार को चौड़ा कर देता है। प्रोजेस्टेरोन तब काम करता है जब महिला का गर्भाशय गर्भ धारण के अनुकूल बनाने की बात आ जाए, है ना। और एस्ट्रोजन है वो महिला में उत्तेजना भी करता है और साथ ही साथ जो द्वितीयक गौण लैंगिक जो लक्षण हुआ करते हैं उन सभी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करने वाला एक प्रमुख हार्मोन हुआ करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल ग्रंथियों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक, तो आप इनको भी थोड़ा याद कर लेना, समझ लेना। और अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ किसके बारे में, बहिस्रावी ग्रंथियों में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ अब अपने एंजाइम के बारे में। ठीक है ना, तो एंजाइम जो है वो सबसे पहला खोजेगा एंजाइम कौन सा है, जाइमेज है। बाकी और बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है ना, तो इतना मैं आपको नहीं बता पा रहा। मैं तो आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि क्या पता बाई चांस वहाँ से आ जाए तो, है ना। तो अपने तो बेसिक जो है बड़ी बड़ी बातें अपने यहाँ पर कर रहे हैं। बात तो एंजाइम के बारे में करूँ तो एंजाइम खुद अकेला एंजाइम 2 घंटे का टॉपिक है ना, तो ऐसे तो बातों से तो होगा नहीं, फिर भी जितना हो सके उतना तो करें। ठीक है ना, तो बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक तो आपका बहिस्रावी ग्रंथियों में आ जाता है लार ग्रंथियाँ, ठीक है ना, यानी कि पाचक ग्रंथियाँ सारी बहिस्रावी ग्रंथियाँ ही हुआ करती हैं। एक आपके पास आ जाता है लीवर, ठीक है, इसको भी आप याद रखना, एक लार ग्रंथियाँ एक लीवर। एक आपके पास आ जाता है अश्रु ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ, ठीक है ना, जिनसे आंसुओं का स्त्राव होता है। तो मोस्टली स्वेद ग्रंथियाँ में मैं लिख सकता हूँ जिनसे पसीना निकलता है ना। तो ऐसे तो अपने क्या है कि बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, तो ज़्यादा जो है वो चर्चा अपने को करनी नहीं है। लार ग्रंथियाँ होती है 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। क्या निकलता है, लार निकलता है। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का हुआ करता है। एंजाइम कौन सा है, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टाइलिन, जो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भाई, स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च को किस में बदलने का काम करता है, माल्टोज में स्टार्च को बदलने का काम करता है। तो स्टार्च का पाचन ये कर देता है किसके अंदर, माल्टोज में कर देता है। ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी बात आपने याद रखनी है। लीवर, लीवर से निकलता है, आपको मैं बता दूं, पितरस, पितरस लीवर से निकलता है, जिसकी प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। और पितरस में किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, ये याद रखना है। तो ये क्या करता है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलता है, यानी कि पितरस जो वो क्या काम करता है, तो आप याद रखना, पितरस करता है पायसीकरण। और पायसीकरण किसका होता है, वसा का। तो पै से पित्त और पै से पायसीकरण और पै से पाचक एंजाइम एब्सेंट। और प्रकृति कैसी है, तो आप क्या बताएंगे, क्षारीय। और जो अश्रु ग्रंथियां हैं वो किसका स्त्राव करती हैं, आंसुओं का स्त्राव करती हैं, है ना। आंसू जो निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, अश्रु ग्रंथियों से निकला करते हैं। और आंसू में एक प्रमुख एंजाइम पाया जाता है जिसको अपने बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करना, नष्ट करना, है ना। तो आंसुओं में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, आप क्या बताएंगे, लाइसोजाइम एंजाइम। इसका मतलब रोने से आंखों के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यही कारण है कि जब अपने रोते हैं तो हमारी जो आंखें होती है वो क्या हो जाती है, एकदम नीट एंड क्लीन, यानी कि साफ हो जाती हैं। तो आंखों के एकदम साफ होने के पीछे का जो कारण है वो कौन सा कारण है, लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति होना। अब आप लोग देख लीजिए साथियों, मिश्रित ग्रंथि। और जो मिश्रित ग्रंथि है मैं आपको उसके बारे में बड़ी बड़ी बात बता देता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है इसमें ना। मिश्रित ग्रंथि एकमात्र जो है वो है अग्नाशय, याद रखना। और अग्नाशय सेकंड सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि के अंतर्गत आती है। तो सेकंड सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। और अग्नाशय से क्या निकलते हैं, हार्मोन भी और एंजाइम भी। तो इसमें एक तो निकलते हैं हार्मोन और एक यहाँ से क्या निकलते हैं, एंजाइम। ठीक है ना, पाचक रस जो होता है उसमें एंजाइम निकला करते हैं। हार्मोन तो आप इसमें सिर्फ एक ही याद रखो जिसका नाम है इंसुलिन। और अगर इसकी कमी हो जाए इंसुलिन की तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो ये बात आप याद रखना, है ना। और बस इतना ही, बाकी इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, कोशिकाएं अलग अलग है ना। कि हार्मोन जो होते हैं ना, यहाँ पर लैंगरेंस द्वीप कोशिकाएं बना करती है, अल्फा बीटा गामा, जिनसे ग्लूकागोन
और इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकला करते हैं, उनके भी अलग अलग काम हैं। तो इतना जमेले में नहीं डाल रहा मैं, तो जो मेन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है तो उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एंजाइम, तो आप याद रखना कि यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम हैं, 3 प्रकार के एंजाइम हैं, जिनमें से पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन और दूसरा एंजाइम है एमाइलेज और तीसरा एंजाइम है लाइपेज, है ना। तो जो आपके अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो पाचक रस अग्नाशयी रस है, उस अग्नाशयी जो रस होता है, उस अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम होते हैं? 3 होते हैं, है ना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब यहाँ से ऐसे प्रश्न आ जाता है अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता, तो आपको ऑप्शन दे देगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और रेनिन। तो रेनिन एंजाइम कहाँ होता है? अपने अमाशय में होता है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और साथियों ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता पा रहा हूँ रीट 2015 और रीट 2021, रीट 2015 और रीट 2021 लेवल 2 के अंदर साइंस बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ना। और प्रश्न क्या है? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम है? नहीं है। तो याद रखना कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। और एकमात्र मिश्र ग्रंथि का नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? अग्नाशय, जो दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, इनसे हार्मोन भी और एंजाइम भी निकलने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का और लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। तो वो तो अपने कंफर्म कर ही देंगे, ठीक है ना। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, याद रखना। एमाइलेज स्टार्च को पचाने का काम करता है, जो शर्करा होती है। लाइपेज वसा या लिपिड को पचाने का काम करता है। और इसे अपने बोलते हैं अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस, इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं ना। देखो न चाहते हुए भी जो है वो मैटर बढ़ता ही जा रहा है ना। मेरा तो ये है कि और बढ़ा दूं, लेकिन साथियों कम समय में ज़्यादा काम भी करना है, तो इसलिए जो है मैं आपको शॉर्ट में ये सारी बातें बता रहा हूँ, वरना अकेली अग्नाशय ग्रंथि 1 घंटे का टॉपिक बनता है ना। कभी समय मिला और अपने आगे इसको जब YouTube पर एक्सप्लेनेशन मेथड पे अपने बात करेंगे तो मैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में व्यापक स्तर पर जो है आप लोगों को मैटर अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हम लोगों ने ग्रंथियों के बारे में बात कर ली, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए ना। तो ग्रंथियों के बारे में जो है हमने कंप्लीट जो है चर्चा कर ली है। तो यहाँ से भी अगर हो सका तो एग्जाम में मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही पूछ लिया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों कि अगर यहाँ से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने तो थोड़ा तैयार रहें और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग बातें कर सकें। तो YouTube पे आप लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ग्रंथियों वाले इस वीडियो को आपने हर हाल के अंदर देखना ही देखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में आना चाहिए। तो याद रखना एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग जो है वो गलत कर दें, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये किस प्रकार से आप लोगों को लग रहे हैं, क्या आप लोगों के याद हो रहे हैं या समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।